तो अभी तक हमने जो किया उसमें से ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट और मतलब जो हम करके आए थे, मैंने कहा था तुमको एंड तक तुम्हें बता दूंगी कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो इसके अंदर आज जो हम करने वाले हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, जैसे कि प्रपोजल या साइनॉप्सिस, थीसिस, और आज हम जो करने वाले हैं वो ये वाला है रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। तो जो हम इसके हेडिंग्स में, मैंने कहा था कि इन फ्यूचर तुम्हें एक एक हेडिंग क्लियर हो जाएगी, कौन सी हेडिंग कहाँ लिखी जाती है, और जो तुमसे पेपर में पूछी जाए वही लिखना, दूसरा वाला मत घुसा देना, ठीक है। तो जैसे कि अब ये तुमको क्लियर है कि भाई प्रोजेक्ट टाइटल, इंट्रोडक्शन, ये इसके अंदर होता है। एथिकल मतलब जो साइनॉप्सिस के अंदर टाइटल है, इंट्रोडक्शन है, एम्स है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, मटेरियल मेथड्स हैं। अब एथिकल अप्रूवल यहीं आएगा। टाइटल तुमने यहीं डिसाइड कर लिया, आगे तो तुम टाइटल डिसाइड ही नहीं कर रहे, एक तरीके से डिसाइड ही नहीं हो गया। तो बजट भी यहीं आ रहा है, और समरी वगैरह भी आगे भी मांगी जाती है, यहाँ पे भी होती है। रेफरेंस भी लास्ट में लिखे जाते हैं। एब्रावेशंस, इनफॉर्म कंसेंट जो है डॉक्यूमेंट, और क्वेश्चन ये भी लास्ट में। ये अटैचमेंट में है एक तरीके से। जो रिटर्न वाला एरिया होता है वो लगभग यही होता है एक तरीके से, कि ये जो ये वाला एरिया है रिटर्न लिखने वाला एरिया, और है तो एब्रावेशंस भी लिखने वाले, लेकिन उसको अटैचमेंट्स में बोला जाता है एक तरीके से। तो ये जो टाइटल, इंट्रोडक्शन, एम्स, ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल मेथड्स, एथिकल अप्रूवल, बजट, समरी, प्रपोजल और रेफरेंस, ये सारा इसका हो गया। और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो अलग ही था कहानी, रिसर्च क्वेश्चन से। फिर हम थीसिस में क्या कर रहे थे कि टाइटल तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। जो ये एब्स्ट्रैक्ट था ये तुमको मैंने बताया था कि भाई कई लोग यहाँ मांगते हैं, कई लोग नहीं मांगते हैं, इसलिए मैंने इसको डॉट करके छोड़ दिया, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स यहाँ पे लिखती ही नहीं है। अगर कई लोग मांगने लग गए हैं तो वो उसमें आता है, तो इसलिए जो ये इसका पार्ट है। तो इसके अंदर स्टार्ट ही यहाँ से लिखते हैं हम, एम्स, ऑब्जेक्टिव, रिव्यू, लेक्चर, मटेरियल, ये डिस्कशन। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट्स, एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सब इसी एरिया का पार्ट है। अब तो अगर तुमसे साइनॉप्सिस, लाइटिंग पूछ लिया तो तुम ये हेडिंग थोड़ा लिखोगे, तो ये गलती मत करना इसके अंदर, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे भी आती है, यही यहाँ एक्नॉलेजमेंट आती है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आती क्योंकि अभी तक तुमने काम ही नहीं किया, तो तुम किसकी तारीफें करने वाले हो कि किसने हेल्प किया है तुम्हारी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये हेडिंग्स, तो ये याद रखने वाला है कि कौन सी हेडिंग्स यूनिक है किस एरिया के लिए। अब उसके बाद में जब यहाँ पे एब्रेविएशंस आ गई, यहाँ पे भी आ गई, जो रेफरेंस आ गया। फिर ये जो इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट था, ये इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट जो क्या था, पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट प्लस जो अपना कंसेंट फॉर्म था, दोनों को मिला के ये बोलते हैं। तो ये अटैचमेंट्स हैं एक तरीके से, ये अटैचमेंट है। क्वेश्चनर है, सर्टिफिकेट्स जो अपने लगते हैं खुद के, मतलब एक बंदा खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन कि मैं यही हूँ और एमडी किया है, उसका सुपरवाइजर होता है और आर्टिकल कमेटी का होता है, ये सर्टिफिकेट्स लगते हैं। फोटोज लगती हैं जो रिसर्च एक्टिविटीज की, कि भाई कहीं कैंप लगे या कहीं ऐसा कुछ अगर एक्टिविटीज हैं, सच में रिसर्च हुई, उसके सबूत के। डेटा शीट या मास्टर चार्ट बोला जाता है, ये अटैचमेंट से बोला जाता है इसको। स्केल कौन सा अगर यूज किया है, केस रिकॉर्ड फॉर्म जो हमने केस टेकिंग फॉर्म परफॉर्मा बनाया था वो, टेबल्स और चार्ट या ग्राफ्स वगैरह, ये सारा अटैचमेंट्स में होता है। ये जो टेबल चार्ट ग्राफ वगैरह है, जो यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन के अंदर भी हम जो ग्राफ फॉर्म में शो कर रहे हैं उसके अलग, उसको भी बोलते हैं, उससे अलग भी कुछ लगते हैं वहां पे, और वो सारे एक साथ लगा दिया जाए समथिंग, क्योंकि मतलब कहीं कहीं तुम इसमें देखोगे तो ये सारी अटैचमेंट्स हैं उसके अंदर। और आज हम करने वाले हैं वो यहाँ पे, तो रिसर्च पेपर जो हम लिखने वाले हैं या पब्लिश करने वाले हैं, ये सारा पब्लिकेशन वाला मामला। ये तो तुम स्टार्ट किया कॉलेज के लेवल तक। ये थीसिस तुम्हारे पास भी प्रिंट आएगा, तुम 5-6 कॉपीज बनाओगे, एक कॉपी तुम्हारे पास रहेगी, जिंदगी भर के लिए रहेगी, लेकिन दुनिया को क्या पता चलेगा इस रिसर्च पेपर से कि तुमने ऐसा कुछ किया है, वरना ये तो लाइब्रेरी में पड़ी रह जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से जब रिसर्च पेपर आज हम जो करने वाले हैं, तो रिसर्च पेपर में क्या था, जो रिसर्च पेपर स्टार्ट होता है, जब रिसर्च पेपर की बात करी जाए, एक तरीके से पब्लिकेशन क्या चीज है, इसका जो जनरल एरिया है उसकी बात, मतलब एक तरीके से एक बड़े से टॉपिक के अंदर एक छोटा सा जो उसका पार्ट है वो है रिसर्च राइटिंग। जो पब्लिकेशन जो अपना टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कि पब्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, कैसे होता है, ये वो उसमें एक छोटा सा एरिया होता है। ये अभी तुम यहाँ समझ लो, तुमको दोबारा समझाऊंगी वहां पे। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, जब तुम एक तरीके से मोटे तौर पर जब तुम पब्लिश करने वाले हो तो किसी जर्नल से जाके बात करोगे, कि जनरल मतलब जो है जो मैगजीन है एक तरीके से, तो वो तुमसे कैसा जर्नल होता है, क्या होता है, वो उस पूरा बड़ा प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो तुम्हारा हिस्सा है कि भाई लिखना कैसे है। तो पहले एक कवर लेटर लिखा जाता है और एक टाइटल पेज या फाइल पेज या फर्स्ट पेज बोला जाता है, ये लिखा जाता है। ये क्या होता है आगे बढ़ेंगे, पर ये इसमें आता है फर्स्ट, इसमें टॉपिक्स में ये आता है। फिर सेम ही चीज टाइटल, और ये तुमको मैंने इसका एग्जाम्पल दिखा रखे थे, जो
रिसर्च पेपर मैंने तुमको एग्जाम्पल के तौर पे उसमें से निकाल के आयुष पोर्टल से निकाल के दिखाए हैं। उसमें ये क्या था, टाइटल था, एब्स्ट्रैक्ट था। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट ज्यादातर यहाँ पे सेंस करता है रिसर्च पेपर के अंदर जाके। और एक वर्ड होता है कीवर्ड्स, यहाँ पे जो अगला हेडिंग आता है कीवर्ड्स, उसमें देखा होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा था ना उसके नीचे ऐसे 5-6 वर्ड, जैसे होम्योपैथी या एलर्जिक रेनाइटिस पे है तो एलर्जिक रेनाइटिस, ऐसे 3-4 कीवर्ड्स लिखे जाते हैं ताकि तुम्हें जो टाइप करके सर्च करेगा वो जो गूगल है, वो सर्च इंजन है, वो इनको पढ़ेगा। तो कीवर्ड्स लिखे जाते हैं जो तुम्हारी पूरी स्टडी के अंदर जो मेन पॉइंट, जो एक तरीके से बोला जाए कि वो या तो तुम्हारे टाइटल से निकाल लो या तुम्हारी स्टडी में कुछ खुद ही समझ में आ रहा है, होम्योपैथी से रिलेटेड तो है ही, तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ लिखे जाते हैं। फिर इंट्रोडक्शन सेम। अब वो ये जो सारा एरिया है, ये हेडिंग्स इसमें से कौन सी सेम है, एक तो ये कि इंट्रोडक्शन इसमें भी लिखा जा रहा है, लेकिन सारा थोड़ा ना लिखा जाएगा, उसका छोटा फॉर्म लिखा जाता है। ये सारा का सारा ये जो सारा एरिया है, इसी लगभग एरिया का शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट है, ठीक है। और इसका अब इसमें क्या है कि अब ये जो अपना एब्स्ट्रैक्ट था, इसी के अंदर हाइपोथेसिस और एम वाला इसके अंदर आता था। जो हमने एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़ के आए थे तो मैं बताया था कि उसके कंटेंट्स में क्या आता है, तो उसके अंदर भी छोटा सा मतलब ये जो एम्स, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस यहाँ पे कवर हो जाती है इसके तरीके से। लेकिन जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ये यहाँ नहीं लिखा जा रहा कहीं पे भी। तो इंट्रोडक्शन लिखा जा रहा है, एम्स ऑब्जेक्टिव इस पोजीशन में लिखा जा रहा है, मटेरियल मेथड फिर मांगे जा रहे हैं, रिजल्ट्स फिर मांगे जा रहे हैं, डिस्कशन या कंक्लूजन, इन कई बार दोनों हेडिंग्स मांगी जाती है, कई लोग एक ही हेडिंग मांगते हैं इसमें। समरी, जो समरी वाली बात है, तो समरी जो ये वाला एब्स्ट्रैक्ट है, इसी को या तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाएगा या समरी लिखी जाएगी, तो ये वाली चीज यहाँ पे भी आती है। दोनों में से एक चीज। फिर एक्नॉलेजमेंट कई लोग मांगते हैं, कई लोग नहीं मांगते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मेनली ये इसी एरिया का ही होता है। तुम दुनिया के सामने डिक्लेयर करते हो मेरा नहीं है, कई लोग थीसिस में लिखवाते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे तो यहाँ पे भी लिखवाते हैं, मतलब इसको यहाँ पे भी बोला जा सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ तो कंफर्म ही होता है, एक तरीके से कंफर्म ही है इसके अंदर कि ये तो होना ही होना है यहाँ पे। तो अब उसके बाद रेफरेंस, तो मतलब रेफरेंस तीनों जगह आ गया। तो मैं तुमको मैं चार्ट जो दिया है वो इसलिए कि भाई देख लो याद रखने के लिए। और इसके साथ जो अटैच होगा, मतलब जो कवर लेटर है, टाइटल पेज है, जो पब्लिश तुमने जो देखा है, जो लिखा हुआ देखा है, वो तो यही एरिया देखा है। कई लोग यहाँ पे मतलब जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस है छोटे से होते हैं लास्ट में, तो जो हमने देखा था, जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो हम रिसर्च पेपर में पढ़ते हैं, वो इस इतने ही एरिया का पढ़ते हैं। इससे पहले ये क्या हुआ या इसके बाद ये क्या चीज हुई कि एथिकल कमेटी का सर्टिफिकेट, ये जर्नल ने मांगा, तो ये कवर लेटर और टाइटल ये जर्नल मांगता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस एक तरीके से मैंने इकट्ठा कर दिया, लिखने वाला प्रोसेस यही होता है एंड रिजल्ट में। तो वो भी एथिकल कमेटी का मतलब वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, डेटा जो शीट है तुम्हारी वो मांगते हैं। कई बार इसके अंदर यहाँ इंक्लूडेड भी देखी गई है, कई लोग लास्ट में अपना डेटा यहाँ डाल देते हैं अगर वो जर्नल अलाउ करता है, उसके बाद जगह है। टेबल ऑफ फिगर्स वगैरह भी। और कॉपीराइट फॉर्म ये जर्नल मांगता है। कॉपीराइट फॉर्म क्या होता है कि जैसे तुम्हारे 5 या 6 ऑथर्स हैं या 2 या 3 है, जो भी है, वो सब के सब साइन करके देते हैं कि हाँ भाई ओरिजिनल काम है, हमने किया है, मतलब हमने किया है, किसी और का नहीं है, ऐसे वाला। तो ये है, तो इसका मैं क्लीन कर देती हूँ। एक तो इसका क्लिक कर लो और एक मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर उसका क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये है, ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अब जर्नल की बात, कि जर्नल क्या चीज होती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्टार्ट इसका। तो अगर स्टार्टिंग में बोला जाए कि भाई जो हेडिंग क्या थी कि राइटिंग एंड पब्लिशिंग द रिसर्च आर्टिकल, ये था। लिखना तो और पब्लिश करना, तो इसमें क्या स्टार्ट करोगे ना, तो जैसे तुम अब बोला जाए कि तुमको आर्टिकल पब्लिश करना है, तो तुम पहले, जैसे तुमको बताया कि सबसे पहले क्या देखोगे, पब्लिश करना ही क्यों है भाई, दुनिया को पता लगे कि ऐसा कोई काम हुआ है, इसलिए पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने के लिए फिर कहानी कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले कहानी शुरू होती है यहां से। एक तो सबसे पहले तुम सिलेक्ट करते हो जर्नल, कि तुमने कौन से जर्नल में करना है, और जर्नल सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, ये एक एरिया है।
सबसे पहले तुम्हारा पहला स्टेप ये होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप है ये जर्नल सेलेक्ट करना। फिर उस जर्नल जो भी किसी तरीके से जो जर्नल सेलेक्ट किया, दूसरा काम होता है उस जर्नल ने ऑथर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वो देखना कि भाई ये जर्नल कहता है कि ऑथर तू ऐसा ऐसा काम करके लेके आना, ठीक है। फिर वो जो ऑथर होता है वो जब वो सबमिट कर रहा है, जो अपने अभी जो पढ़ के आए हैं, कि हम वो लिखता है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे कहते हैं अपने वो आर्टिकल, उसको बोलते हैं एक तरीके का मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिपरेशन मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है। और मैन्युस्क्रिप्ट लिखता क्या है, वो वाले जो सबमिट होता है वो वाला एरिया मैंने तुमको ये बता दिया, ये वाला एरिया था जो हम लिख के हमें एंड रिजल्ट में दिखता है एक तरीके से ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। और ये क्या चीज होती है ये बताती हूँ। और उसके बाद में क्या होता है, फोर्थ स्टेप, कि भाई जब हम तुमने सारा तैयार कर लिया, फिर हमारे साथ होता है कि वो सबमिशन होता है, सबमिशन इन द जर्नल। अब वो जर्नल जो सबमिट कर दिया, वो मतलब वो सबमिशन का क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कुछ मतलब पोस्ट है या सब कुछ कागज भरने, कुछ फॉर्म है, समथिंग, उसका क्या है प्रोसीजर। फिर क्या है कि अब जर्नल का रिस्पॉन्स तुमने सबमिट तो कर दिया, वो बोलेगा कि पास है, यस, नो या रिवाइज, उसमें कोई चेंजेस चाहिए। और ये जो जर्नल का रिस्पॉन्स होता है वो आता कैसे, पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यू तुम्हें बताया था कि एक कमेटी बनेगी उनकी भी, और वो लोग पीयर मतलब तुम्हारे ही जैसे, जो तुम्हारे ही लाइन के, और उसमें से कुछ एडिशनल लोग लाइन के, मतलब जैसे हम होम्योपैथी वाले हैं तो अगले होम्योपैथ तो होंगे ही, कुछ जो इस पूरे एरिया के स्पेशलिस्ट होंगे, मतलब कैसे लिखते हैं, ये प्रॉपर लिखने का तरीका है, इतना सारा कुछ है चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करना है, इसका सब रिसर्च मेथोडोलॉजी चेक करनी है, बायोस्टैट चेक करनी है, तो इन सबके ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स होंगे उसके अंदर। तो एक कमेटी होगी जो चेक करेगी। तो ये कौन देने वाली होगी, यस, नो या रिवाइज, वो जो टीम होगी, उन्होंने बोल दिया वैसा ही होगा। और अगर मान लिया कि भाई अब ऑथर का रिस्पॉन्स, मतलब जो इसके बाद क्या कि हमारे पास आ गया, जो भी डिसीजन हुआ, यस हुआ, नो हुआ, या बोला कि रिवाइज के लिए बोला कि यस है, जाओ पब्लिश कर दो, तो ऑथर क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। मतलब उसके अंदर अगर कोई कागज पत्र एक आधा साइन करना है तो करेगा, नहीं तो काम खत्म। अगर नो हो गया तो फिर तुम नया जर्नल ढूंढो, फिर तो ये सारा का सारा प्रोसेस वापस जर्नल का सिलेक्शन नवा ढूंढो, और उसके बाद में फिर सारे स्टेप्स करो, दूसरे जर्नल में चले जाओ। उसका मतलब ये है कि भाई ये जर्नल के अकॉर्डिंग तुम फिट नहीं हो तो किसी और जर्नल को सर्च कर लो, ऐसे करके। तो अगर हो गया रिवाइज, तो किस पोजीशन में कौन सा एरिया वो बोल रहा है कि भाई या तो एक्सप्लेनेशन दो या इसको ढंग से और ठीक करके बेटर करके लेके आओ, तो वो रिवाइज होता है, वो ऑथर का रिस्पॉन्स होता है इसके अकॉर्डिंग। लास्ट में होता है उसका पब्लिकेशन, मतलब उसने रिस्पॉन्स करके ठीक करके दे दिया, अब लास्ट में वो पब्लिकेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। डिसिमिलेशन मतलब वो बाकियों को भी बताते हैं, सिर्फ एक पब्लिकेशन एक जर्नल में नहीं होती, आजकल ऑनलाइन अलग अलग जगह पे, जैसे कि फेसबुक पे ऐसे करके इसका मतलब थोड़ा सा प्रचार प्रचार होता है इसका, ये करना होता है। तो अब उसके बाद में जो इसकी स्टार्टिंग, मतलब ये पूरा प्रोसेस है इसको करने का। अब इसकी जो स्टार्टिंग है उसमें क्या देखा है, जब जर्नल का सिलेक्शन किया गया, तो जर्नल के सिलेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं, जर्नल के सिलेक्शन के लिए हम देखते हैं कि उसकी इंडेक्सिंग को बोलोगे, उसको समझने के लिए तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक तरीके से किस तरीके का है, आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर इसके साथ तुमको समझ में एग्जाम्पल में स्पेशलिटी क्या है। मतलब एक तो कि भाई इंडेक्सिंग का मतलब होता है जैसे कि कुछ बढ़िया वाले ढूंढ के लाओ जर्नल्स अपनी लाइन के, एक तरीके से जैसे कि हमारे होम्योपैथी वाले हैं तो हम होम्योपैथी वाले ही ढूंढेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर भी जो जिसे हम बोलते हैं कि भाई पीयर रिव्यूड करने वाले हैं और बढ़िया जर्नल्स हैं, वो होता है उनकी पहले तो लिस्ट बनाओगे एक तरीके से। तो 10-15 उसमें से तुमने ढूंढे, उसमें से फिर देखा कि तुम्हारे एरिया वाला सबसे बढ़िया वाला उसमें कौन सा है जो दुनिया मानती है जिसको अच्छा। फिर उसका एक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर होता है, मतलब उसकी एक तरीके से क्वालिटी को जज करने वाला कि ये जो जर्नल ये कितना अच्छा है। ये एक उसको एक तरीके से मतलब रैंकिंग अलग चीज होती है, रैंकिंग भी होती है एक जर्नल की, इसमें आगे पॉइंट भी है कि रैंकिंग होती है जर्नल की ऑल ओवर बाकी जर्नल्स के मुकाबले ये कौन से रैंक पे आता है, और रैंकिंग देने का एक अलग तरीका है। एक कमेटी एक तरीके से कुछ लोग हैं जो उस जर्नल को पढ़ते हैं और उसको रैंक देते हैं। एक होता है इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे कि मान लिया उसने 1000 आर्टिकल्स पब्लिश किए थे लास्ट ईयर, और उस 1000 में से उसकी साइटेशन लोग कर रहे हैं, उनमें से कोई 50 की या 100 की, 1000 में से कोई 200 पेपर हैं जो साइटेशन हुई है, मतलब लोगों ने वहां जाके उसका रेफरेंस लिया है।
तो कितने आर्टिकल पब्लिश हुए थे और कितने बार उसका रेफरेंस लिया गया इसका एक रेशो होता है। उससे ये पता चलता है कि भाई ये बढ़िया आर्टिकल्स ही लेके आता है जो लोग बाद में उसका रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा नंबर होता है, और जितना बढ़िया साइटेशन, जितना बढ़िया वो आर्टिकल्स लेके आते हैं, लोग साइटेशन करते हैं, उसका उतना बढ़िया नंबर जाता है। तो वो बढ़िया क्वालिटी में आता है। फिर जर्नल का फोकस किस एरिया पे है, मतलब किस तरीके के आर्टिकल्स वो दिखाना चाहता है, ये तुम देखोगे सब कुछ जर्नल सिलेक्शन के टाइम की सबको देखोगे। वो प्रिंट में आता है या ऑनलाइन आता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पे है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, पैसे लेता है या फ्री है। मतलब पब्लिश करने के भी पैसे लिए जाते हैं कि तुम आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो तो वो कुछ लोग फीस लेते हैं। नॉर्मल होती है कि भाई इसको मतलब जो पीयर रिव्यू करवाएंगे, इतने लोगों से काम करवाएंगे, तो एक तरीके से वो पीयर उसकी फीस लेते हैं कि भाई इतने लोगों से हम करवाएंगे, आपका आर्टिकल चेक करवाएंगे और सब कुछ देखेंगे, तो उसका एक पता है। फिर देखा जाता है कि किस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही है इसके अंदर, मतलब जो जर्नल है वो कितने 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 टाइप के आर्टिकल्स शो कर रहा है, मतलब दिखाता है, और तुमको कौन से वाला करना है, वो क्या होते हैं वो आगे देख ये होता है कि भाई कौन से कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। ये इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई ये कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें से देखना है कि कौन सा है। तो उसके बाद जर्नल जो अगला है जर्नल लिस्टेड इन द रेफरेंस। मतलब ये जर्नल ढूंढने का एक और तरीका है कि भाई कितने तुमने पेपर्स देखे थे, उसमें से ढूंढ लो उसका नाम, मतलब जो लास्ट में रेफरेंस के लिए किसी जर्नल का नाम दिया होगा ना, तो वहां से तुम और ढूंढ के लेके आ सकते हो। और एक ये होता है कि भाई ओपन एक्सेस है या हाइब्रिड, जैसे कि तुमने रिसर्च गेट देखा या देखा कि पबमेड देखा, तो क्या होता है कि उसके ऊपर पब्लिश होने वाला हर एक जो आर्टिकल है वो फ्री नहीं होता, मतलब उसका सारा मैटर फ्री अवेलेबल नहीं है। तो अगर जिनके पास सारा मैटर अवेलेबल है फ्री, वो तो ओपन वाले हैं, और हाइब्रिड वाले मतलब कुछ तो वो 50% कह देंगे या 10% दिखा देंगे कि भाई ये मैटर है, अगर तुमको पूरा चाहिए तो पैसे दो, ऐसे टाइप का सब्सक्रिप्शन टाइप का अकाउंट टाइप का होगा। ठीक है। फिर पब्लिशर्स ऑफ द जर्नल, हाँ जर्नल को पब्लिश करने वाले लोग कौन है पीछे, वो उस तरीके से देखा जाता है कि भाई वो देखा जाता है इसके अंदर। और पीडियट्री जर्नल है या पीडियट्री पब्लिशर है, मतलब पीडियट्री वाले और समझ लिया कि भाई जो फ्रॉड लोग होते हैं, बिना पीयर रिव्यूड के जो काम किया जाता है, किसी को दिखाया नहीं, किसी से चेक नहीं करवाया, सीधा आया और सबमिट कर दिया। उल्टा ये लोग जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं जो ढंग के, जो ये सब क्राइटेरिया को फिल कर रहा होगा और बढ़िया जर्नल होगा, वो जाके उसके पास तो खुद ही जगह नहीं होगी 20 पेज को भरने की, मतलब उसके पास तो कम पड़ रहा होगा पेजेस, उसके पास लोग आने वाले बहुत सारे होंगे, वो तो किसी को जाके पूछेगा भी नहीं कि भाई तुम अपने पेपर मुझे भेजो। जो कि रेयर केस में होता है कि भाई कोई ढंग का जर्नल एडवर्टाइजमेंट करे कि भाई मेरे को पेपर भेजो अगले के लिए, मुझे मेरे पास जगह है और मैं पब्लिश कर सकता हूँ। ऐसा करने वाला ढंग का जर्नल तो फुल होता है एक तरीके से। तो जो जर्नल ढंग के नहीं है और फिर रिव्यूज नहीं कर रहे, वो लोग क्या करते हैं, ईमेल कर करके दूसरों से मतलब पेजेस मांगते हैं, पेपर मांगते हैं, और इसका मतलब भाई उनके पास खाली स्पेस बहुत है और वो पीयर रिव्यूड है। तो पीयर रिव्यू जर्नल है कि नहीं, ढंग का है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम 100 इसमें भी जमा पब्लिश करवा दो पीडियट्री जर्नल में, और एक तुम पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश करा दो, वो एक ही बात है। मतलब इतना इसको घटिया या लो माना जाता है रिसर्च वर्ल्ड में कि पीडियट्री जर्नल में पब्लिश कराने से अच्छा तो तू फाड़ के फेंक देता, ऐसे वाला। तो कराना है तो यहाँ पब्लिश कराओ और उस अकॉर्डिंग उतना लेवल का काम करो। ये 100 पब्लिश करा के जिसको समझ है उसको तो पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। अब उसके बाद में क्या, ये सारा है जर्नल के बारे में। फिर ऑथर के बारे में। अब ये जर्नल जो तुमने एक सिलेक्ट किया होगा वो तुम्हें कुछ गाइडलाइंस देगा कि भाई मेरे को मेरे यहाँ पब्लिश करने के ये नियम है। तो कुछ तो जर्नल के बारे में पता करना होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स, कि भाई वो जर्नल कैसा था, ये सब कुछ पता करने का। उसका स्कोप कहाँ कहाँ है, मतलब किस किस एरिया में वो, मतलब उसका कहाँ कहाँ वो भेजता है, मतलब उसकी रीच क्या है, नेशनल इंटरनेशनल, या मतलब किस तरीके की वो मेडिकल स्टडीज ही करता है या मतलब सिर्फ होम्योपैथी से रिलेटेड ही करता है, मतलब क्या उसका स्कोप है, कहाँ कहाँ आपका काम पहचाना जाएगा उसके जरिए। एडिटोरियल प्रोसेस क्या है, मतलब ये सारा जो हम आगे पढ़ेंगे एडिटोरियल प्रोसेस, उसको करने का तरीका क्या है, किस तरीके से मांगता है वो, कागजों के थ्रू है, ऑनलाइन के थ्रू है, फिलअप फॉर्म्स हैं, कुछ जो भी है। फिर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन का, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करनी है ये करते हैं, और उसकी कोई फी है कि नहीं, तो ये सारा ऑथर का काम होता है। नेक्स्ट चीज रहती है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट का प्रिपरेशन।
अब मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो अपने ये सारा रिक्वायरमेंट है कि भाई जो बनाया हमने, इसको बनाने का पहले तो सबसे पहले ये होता है कि भाई तुम्हारा जो किस टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट है। ओरिजिनल आर्टिकल है, मतलब जो तुम्हारा अब हम जो काम कर रहे हैं एमडी की थीसिस में, ये सारा का सारा जब बनाते हैं तो हमारा ये ओरिजिनल खुद का काम है एक तरीके से। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें से तुम कौन से टाइप वाला आर्टिकल बना रहे हो, ये कौन कौन से टाइप होते हैं इसका पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसका एक आइडिया लेने की जरूरत है, क्योंकि हम एक ही तरीके का बना रहे हैं ज्यादातर। तो शॉर्ट आर्टिकल्स भी होते हैं उसके अंदर। अब तुम जब मैगजीन कोई पढ़ो और जर्नल पढ़ो तो उसमें देखना कि भाई किस किस तरीके से वो चीज शो करी हुई है, तो तुम्हें पता चलेगा अरे बाप रे, मतलब इतने तरीके से ये शो किया हुआ था कि ये एक आर्टिकल टाइप है, ये दूसरा आर्टिकल टाइप है, ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे करके। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि शॉर्ट आर्टिकल्स का क्या मतलब है, इससे एग्जाम्पल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको इतना बड़ा ये क्वेश्चन आने नहीं वाला, इसलिए लेकिन तुमको बस बता दिया कि ऐसा होता है। जब तुम अगली बार कोई जर्नल देखो खोल के तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये ओरिजिनल वाला काम है या किसी शॉर्ट आर्टिकल का हो सकता है, या लेटर टू द एडिटर ये भी दिखा जाता है कि कुछ लोग मतलब एडिटर जैसे कि वो एक पेज देते हैं, मतलब जैसे अपना एक एरिया दिया पेज नंबर 22 या 40 या लास्ट में या फर्स्ट में, जिसपे कोई भी एक पर्सन एडिटर के लिए कुछ लिखता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लास्ट टाइम ये था या नहीं था, एनीथिंग, वो उनका क्राइटेरिया क्या लिखते हैं उस एडिटर के बारे में या उस प्रोसेस के बारे में सब कुछ होता है। केस रिपोर्ट्स या केस सीरीज, ये है कि पूरा जो जर्नल होता है उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं कहा जाए तो, और किस किस टाइप का आर्टिकल उसमें पब्लिश होता है। सिर्फ एक ही तरीके के आर्टिकल पब्लिश नहीं होते, उसमें अलग अलग तरीके के आर्टिकल पब्लिश होते हैं। केस रिपोर्ट, केस सीरीज, सीएमसीज, मतलब जो कि लगातार कंटिन्यू मतलब सेमिनार्स होते रहते हैं बैक टू बैक, कई गवर्नमेंट्स करवाती हैं, उनको कहीं 10 सीएमसीज लगानी है, फिर उसमें से कोई एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो पूरा पढ़ाते रहते हैं। अब जैसे कि अपने ने लगाई, ये ऑनलाइन थी, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन किसी फॉर्म में अलग अलग तरीके से, तो उनका भी एक उसको बताने का कि उस सीएमसी में क्या हुआ वो भी बताया जाता है, जैसे सेमिनार्स में क्या हुआ ऐसे करके ये भी बताया जाता है। कमेंट्रीज होती हैं इसी पे, जैसे सीएमसीज पे, सेमिनार्स पे, किसी भी चीज पे, होम्योपैथी वर्ड में कुछ हो रहा है उसके बारे में अपने विचार दिए गए तो कमेंट्री टाइप भी होता है। रिव्यू आर्टिकल, कोई और आर्टिकल था उसको पढ़ा और तुम उसके बारे में अपना विचार लिख रहे हो एक तरीके से, वो है। पोइट्री भी लिखते हैं, मतलब कई कई सेक्शन से मिलती हैं ऐसे लिखी हुई, और एडिटोरियल्स तो है ही जो लिखते हैं। ये तुम जब देखोगे ना वो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज के ऊपर एडिटर ने भी लिखा होता है, और भी सेक्शंस होते हैं। लेसन फ्रॉम द फील्ड और सम, ये पॉलिसी और प्रैक्टिस और न्यूज ये कम ही पाए जाते हैं लेकिन होते हैं ऐसे। अब उसमें क्या होता है कि ये तो तुमने इसमें से एक चीज डिसाइड होगी कि तुम्हारा चलो हम तो ये वाला कर रहे हैं एक तरीके से ओरिजिनल वाला, बाकी भी अगर कुछ है तो उसका भी सबका अपना अपना एक फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट में वो लिखा जाएगा एक तरीके से। तो अब उसके अंदर हम ये कर रहे हैं, जिसमें अब रिक्वायरमेंट क्या मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन की, सबसे पहले तो एक कवर लेटर और टाइटल पेज, जिसे हम फर्स्ट पेज होता है, ये क्या होता है ये डेप्थ में भी तुमको बताती हूँ, लेकिन ये तैयार होता है। एक कवर लेटर मांगेगा, एक टाइटल पेज या फर्स्ट पेज मांगेगा, फिर जो ये प्रॉपर जो मैं भी उनको बता के आई थी कि टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और ये सब कुछ लिखा जाएगा इस हेडिंग्स में, फिर वो तुमसे कॉपीराइट फॉर्म या एथिकल कमेटी का फॉर्म, सर्टिफिकेट या डेटा शीट मांगेगा ऐसे करके। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये वाला, ये हम मतलब ये इसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की लिखने का, जो सबमिशन का जिसमें से ये और ये पॉइंट सबमिशन के लिए हैं, और ये वाला पूरा राइटिंग वाला पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, अब ये 2 पेजेस क्या है ये तुम्हें बताती हूँ आगे का, क्योंकि ये 2 मिनट का काम है या तो वाला। अब ये कर दिया तो उसके बाद ये चीज कि तुमने सबमिट कर दिया ये सारा सामान, अब वो चेक करने वाले, सबमिशन हो गया, जर्नल का रिस्पॉन्स क्या है, उसमें कुछ सुधार चाहिए तो ऑथर क्या करेगा, उसके बाद उसका पब्लिश करेगा इस तरीके से। तो ये सारा है राइटिंग वाला पार्ट ये वाला, और पब्लिशिंग वाला पार्ट सारा का सारा ऐसे करके डिसाइड करने से लेकर ये डिसीजन से लेकर यहाँ से एंड तक, तो यहाँ आके इसका पब्लिकेशन होता है। अब जो इसमें समझ में आने वाली बात थी ये 2 थी, कवर लेटर और टाइटल पेज, ये क्या चीज होती है ये तुम्हें बता देती हूँ। इसका मैंने क्लिक कर लो ये, और आगे चलते हैं फिर। चलो, अरे तुमको शेयर करना छोड़ दिया था एग्जैक्टली, क्लिक तो तुमने कर लिया होगा। चलो, जो 2 पेजेस हैं टाइटल पेज, और ये क्या चीज होती है, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको मैटर दे रही हूँ पढ़ने का।
अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है? फ्रेमवर्क में किसी भी सेंस में तुम्हें कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो मुझे बताना। मुझे लगता है बहुत इजी बना के मैंने तुमको दिया था, मे भी, अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो। ये समझ लो कि भाई ऑलमोस्ट इसी में इसका काम खत्म, ये इस टॉपिक का। इससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर। अब जैसे है ये दिख रहा है, इसमें क्या बोला, कवर लेटर क्या चीज है? टाइप एन आर्टिकल is mentioned here. A statement on background, important findings, significance and implication of the paper. ये सब कुछ इसमें लिखा होता है. How the paper suits for the readers in this journal. That can also be written here, based upon the aims and scope of the journal. ठीक है? A statement that the manuscript contains original material, या not submitted in press or is not under consideration of another journal, ये सब कुछ लिखा जाता है उसके अंदर. And not published elsewhere in any form. If any part of the project या work has been published, वो बताया जाता है. From where the present article is prepared, कहाँ से लेके आया है, ठीक है? Then it is to be mentioned here. और क्या होता है? A statement that each author has contributed significantly to the work and have approved the manuscript and agreed to the submission. वो सब ने हाँ बोल दी है, जिसे जो हम कागज साइन करवाएंगे सबसे. A note describing any conflict of interest regarding the paper and statement that is no conflict of interest का यहाँ लिखा जाएगा. Name, address, email addresses और टेलीफोन या टेक्स्ट नंबर क्रॉस जो अपने से बात करने के लिए चाहिए, जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर मतलब जो आगे सबमिट कर रहा है, और वो फ्यूचर कम्युनिकेशन उसी से किया जाएगा. तो ये एक तरीके से ये एक लेटर बना, एक पेज बना जिसपे ये चीजें मेंशन थी बस उसके अंदर. और ये सब कुछ एक तरीके से आधे से ज्यादा डिक्लेरेशन है, और उस पेपर के बारे में बैकग्राउंड स्टोरी एक तरीके से क्या है सब वो लिखा गया है कवर लेटर में. और जो दूसरी चीज है वो है उसका फर्स्ट पेज या टाइटल पेज जिसे बोल रहे हैं, उसको फर्स्ट पेज फाइल भी बोलते हैं. कई लोग ये मांगते हैं और कई लोग नहीं भी मांगते हैं, सिर्फ यही कवर पेज के बाद वो सीधा वो ले लेते हैं. तो कई लोग जो मांगते हैं वो क्या देते हैं, जैसे कि हेडिंग्स क्या मांगते हैं, टाइप ऑफ द आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल, कमेंट्री, ये इस तरीके की हेडिंग्स में फिर से ये अलग से ये मांगते हैं. ये तो लिखो ही लिखो, यहाँ पे एक और पेज तैयार करो जिसमें ये सब फिर से लिखो. फुल टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ऑथर नेम, डेजिग्नेशन, एफिलिएशन, सोर्स ऑफ सपोर्ट इन द फॉर्म ग्रांट या इक्विपमेंट जो भी यूज हो, ये सेल्फ फंडेड थे या फंड किसी से रिसीव हुआ था, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोबारा यहाँ से लिखो. मतलब एक फॉर्मेट है, बस सेम इन्फॉर्मेशन होती है, उसका बस लिखने का अलग अलग तरीका है कि एक पेज में वो इन्फॉर्मेशन मांग रही है, कई लोग 2 पेज में इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसका. एक आधा और इसमें लिखा होता है ये वाला, जैसे कि एथिकल क्लियरेंस का वो सारा मेंशन, इंस्टीट्यूट ने कहाँ अप्रूव किया था, सम डेट्स वगैरह, सम प्लेस ऑफ द वर्क, इंस्टीट्यूशन, मतलब ऑलमोस्ट जो हाँ मेथड्स मटेरियल के अंदर जो हम लिख के आए थे, अब यहाँ पे क्योंकि हम मेथड्स मटेरियल में बहुत कम लिखने वाले हैं तो कई बार वहां से जो इन्फॉर्मेशन निकल के ये इस पेज पे मांग लेते हैं. एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस या वर्ड काउंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, मेन मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब लिखा जाता है. नंबर ऑफ टेबल्स, फिगर्स कितनी है, नंबर ऑफ रेफरेंस, मतलब ये जो पेज है इस पे पता चल जाता है पढ़ने वाले को. जैसे कि इस तरीके से ये बनाया जाता है, चार्ट बना के भेजा जाता है कई लोग कि अच्छा ये भी है, ये भी. इससे वो लोग अंदाजा लगा रहे होते हैं क्योंकि अभी तक तुमने भेजा नहीं है सबमिट करके, अपना काम तैयार करके उनको दिखाया नहीं है. ये तो उससे पहले का काम है कि कवर लेटर और ये टाइटल पेज या फर्स्ट पेज भेजा गया है जिससे उन लोगों को अंदाजा होता है इतना स्पेस है भी कि नहीं. ये सब कुछ देख लेते हैं, अच्छा ये सब कुछ क्लियर है. उसके बाद वो कई बार कहते हैं हाँ अब भेज दो, अपना जो मैटर है आपने तैयार किया वो सब भेज दो एक तरीके से. तो ये हेडिंग से तरीके से उनको हेडिंग याद रखनी है कि ये लोग ये मांगते हैं. कई लोग मांगते हैं, कई लोग नहीं मांगते हैं. फिर ये ऑथरशिप क्राइटेरिया क्या है, ये जनरल नॉलेज की बात है, बस इतना सा कि ऑथर क्या होता है.
ऑथरशिप क्राइटेरिया के लेके तुम ऑथर कैसे हो सकते हो, ये सब इट इज जनरल की बात है, ऐसे करके डेप्थ में नहीं। एक चीज और पूछी जाती है, ग्रुप ऑथरशिप है, एनोनिमस ऑथरशिप है, या डिक्रीज ऑथर्स हैं। ये जो पेज है ये जस्ट जनरल है, जैसे गोस्ट ऑथर क्या होता है, या गेस्ट ऑथर क्या होता है या गिफ्ट ऑथर क्या होता है, ये जनरल टर्म्स हैं, इसमें वो डिस्क्लोज करने के लिए बोलते हैं। गेस्ट ऑथर, गोस्ट ऑथर मतलब जैसे कि गेस्ट की बात जैसे इसमें लिखा हुआ है सही ढंग से, ऑथर शुड फॉलो जनरल क्राइटेरिया फॉर ऑथरशिप, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पॉलिसी फॉर जर्नल रिड्यूसेस पब्लिकेशन बायस अराइजिंग फ्रॉम द गेस्ट ऑथर्स। ये क्या होता है कि भाई वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पब्लिकेशन में, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, लगभग इन सब में से किसी ने भी काम नहीं किया होता, अलग अलग फॉर्म में वो अपना नाम जोड़ रहे होते हैं उसमें। मोटी मोटी बात ये है, वो अलग अलग उसको अलग अलग तरीके से बोला गया कि किसी ने अपना नाम जोड़ दिया, काम उसने बिल्कुल नहीं किया था, और कुछ लोगों ने बोला कि भाई थोड़े टाइम के लिए मैंने किया, एक कुछ सेक्शन करके दिया या जैसे कि कई फेमस रिसर्चर्स होते हैं, उनका नाम अगर आपकी रिसर्च के साथ जुड़ जाए तो उसकी पब्लिसिटी हो सकती है, तो ऐसे करके बहुत सारे इनके बस नेम्स है एक तरीके से। तो ये जस्ट जनरल नॉलेज वाली बात है। बात इतनी सी दो पेज वाले कवर लेटर और टाइटल पेज वाली क्या होती है, तो इतना ही। बाकी जो तुमको जो हेडिंग्स थी मैन्युस्क्रिप्ट की, वो सब कुछ ऑलरेडी मैंने पहले बता रखी है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाएगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, तो वो सारा तुमको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ये इतना ही है, इतना ही इसको समझो और इतना ही इसका पढ़ने वाला मैटर है। कीवर्ड्स के लिए तुमको बस मैं बता सकती हूँ एक चीज कि शॉर्ट फॉर्म में जो वर्ड्स लिखे गए हैं 3 या 4 लिखे जाते हैं जो कि कैची से हो और पता चले कि सर्च इंजन से ज़्यादा मिल जाएंगे और आपकी मतलब रिसर्च के अंदर ये वर्ड यूज हुए हैं, जैसे जो ऑब्वियसली जो डिजीज है या मेडिसिन है या होम्योपैथी है, इस तरीके का तो उसमें लिखा ही होगा इस तरीके से, तो वो तो वर्ड्स उसमें लिखे ही जाएंगे ज़्यादातर और उसमें ज़्यादा मतलब कम से कम जितना मटेरियल, वर्ड काउंट बहुत मैटर करता है आर्टिकल के अंदर, तो और रेफरेंस कितने होने चाहिए, हर चीज की गाइडलाइन, जिस तुमने जर्नल को पकड़ लिया वो गाइडलाइन उसमें सब कुछ लिखा ही होता है, ऑलमोस्ट चीज होता है। बस तुमको ये देखना है कि सबसे पहले जब जिसको तुम कर रहे हो उसकी गाइडलाइंस वगैरह पकड़ लो, और हर एक की एक गाइडलाइन का तुम्हें और दे देती हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जो तुम्हें ऑलमोस्ट पता होनी चाहिए। मतलब ये हर मेडिकल वाले बंदे को पता होती है कि ये ऑथर यही ज़्यादा मांगते हैं ऐसे करके, तो ये एक क्लिक कर लो कि भाई कौन सी गाइडलाइंस किस तरीके का ये है। आई थिंक ये है गाइडलाइंस है कुछ, जैसे कि केस रिपोर्ट है तो उसमें ये वाली गाइडलाइन यूज होने वाली है, तो ये कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन स्टडीज के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, पब्लिश करते वक्त जो गाइडलाइंस लगेंगी एक तरीके से, और वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो पब्लिश होगा, तो ये उस टाइम की गाइडलाइंस है। तो रिपोर्टिंग गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन इन एन आर्टिकल, तो ये इसमें लगती हैं। तो ये जिस तरीके की तुम्हारी स्टडी है उस तरीके की तुमको गाइडलाइन फॉलो करके ही तुमने काम किया होगा, और सबमिट करते वक्त वो गाइडलाइंस वगैरह ढंग से फॉलो होंगी। और जब लगभग जर्नल्स इन गाइडलाइंस का ही प्रूफ मांगते हैं तुमने गाइडलाइन फॉलो कर रखी है और हमारा काम करके जो दिया है। तो ये गाइडलाइंस किस किस टाइप की हैं, मतलब हर एक टाइप की अलग गाइडलाइन है और कहाँ अवेलेबल है, ये वेबसाइट लिंक इसमें दे रखे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक आधा कोई और पॉइंट है वो देख लेती हूँ, वरना कई बार डेटा शीट मतलब जो डेटा है वो मांगते हैं, वो कहते हैं कब हमने देखना है। हाँ, कई बार वो स्पेस नहीं है तो वो पब्लिश नहीं करेंगे, तो ये ज़रूर उसमें मतलब डाउटफुल होता है। कई लोग डेटा मांग के पहले नहीं देना, और क्योंकि तुमने किसी को सबमिट कर दिया
और उन लोगों ने तुम्हारा नाम काट दिया। बहुत बार ऐसे फ्रॉड होते हैं कि तुमने सारा काम करके भेजा और उसके बाद में जर्नल ने क्या किया, या 3 या 4 ऑथर थे, उनमें से एक किसी का नाम ही उसमें से गायब है। मान लिया तुमने काम करके दिया और तुम 3-4 फ्रेंड्स थे और तीनों चारों ने मिलके किसी एक पे स्टडी किया और एक बंदा सबमिट करने जा रहा है और वही कम्युनिकेशन उसी से सारा कुछ हो रहा है। और सबमिट करते हुए या पब्लिश, पता चला कि पब्लिश के टाइम में जब वो पब्लिश होके आया तो उन तीनों चारों फ्रेंड में से एक का नाम ही नहीं है उस पर। तो ये बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। अब ये क्या पता चलता है कि इंटेंशनली कम्युनिकेट करने वाले बंदे ने गड़बड़ कर दी, पब्लिकेशन वाले ने किसी को प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या क्या हो गया। तो इस तरीके की बहुत ध्यान रखने होता है कि भाई इसमें हुआ क्या। फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डायरेक्ट जो उसका एडिटर होता है उससे बात करो कि मैं इसका ऑथर था और इसके साथ में मेरा कंबाइंड ऑथर था, तो इसमें मेरा नाम क्यों मिसिंग हो गया है। तो अगर वो किसी वजह से मिसिंग हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या दिक्कत आई है, वो उसका आंसर आपको देगा एडिटोरियल वाला। और अगर उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है और इवन की डाउट भी है कि भाई आपके किसी बीच वाले जो पर्सन था उसने फ्रॉड कर दिया, उसने आपका नाम कटवा दिया है, दोनों ही कंडीशन में वो आर्टिकल रिट्रैक्ट होता है। ऑनलाइन से तो वो डिलीट कर देते हैं, ऑफलाइन से होते हैं तो अगली बार वो कुछ ना कुछ उसका मतलब लिख के डाल देते हैं कि उस पेपर को वैलिड ना माना जाए, समथिंग ऐसा करके कुछ करते हैं, रीप्रिंट करते हैं अगर वो प्रिंटिंग में नहीं गया तो। मतलब अगली बार उसको रीप्रिंट वर्जन भी देते हैं कई लोग। ये बहुत मतलब रेयर केसेस में होता है, पर ऐसे ऐसे पंगे उसमें होते हैं उसके अंदर। तो मतलब कि रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और अगर आपका बाद में आपने पब्लिश कर दिया और लोग उस पर सवाल पूछते हैं आपका, मतलब जैसे कि पब्लिश करने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं होता कि भाई काम खत्म, उसके बाद तो उल्टा अच्छे अच्छे जो ऑथर्स पढ़े सुनेंगे वो लोग मेल भेजते हैं तुमसे कि अगली बार हम इंटरेस्टेड हैं, आप इस तरीके की स्टडी दोबारा करोगे या आपने और क्या किया। तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है एक तरीके से। तो अभी जैसे तो आपने अपने कोई आर्टिकल खोल के पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई चीज़ हमारे इंटरेस्ट की थी, मैं भी इस पर स्टडी कर रहा हूँ और मुझे इसके आगे कुछ मतलब कुछ हेल्प चाहिए, और तो मैं उस पर्सन को उसका कोई कांटेक्ट वहाँ डिटेल दे रखा होगा तो उससे बात कर रहा हूँ। मैं मेल भेज रहा हूँ कि भाई मुझे थोड़ा गाइड करो या ये कैसे किया तुमने। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन उसके बाद भी चलती है, तो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद भी चलता है इस तरीके का। ठीक है, आई थिंक डन। हाँ, बस एक और वर्ड बोल सकते हैं कि नहीं, इतना डेप्थ में मत ही जाओ। ठीक है, इतना चलेगा। फॉल्सिफिकेशन होता है, फैब्रिकेशन होता है, प्लेजरिज्म चेक करना था, ये तुमको ऑलरेडी बता दिया। कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्टेड हो, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हें डिस्क्लोज करना ही है। सेम चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना, अनएथिकल काम है ये। ठीक है, डन, इतना ही आज।